आज हमारे साथ हैं आर्यन चंदेल. ही इज फ्रॉम NIT रायपुर एंड ही इज परसुइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. तो हेलो आर्यन. हेलो। अभी जैसे आप कॉलेज में हैं तो आपका प्रिपरेशन फेज कैसा था? मेरा प्रिपरेशन फेज तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भरा हुआ था। मतलब कभी डीमोटिवेशंस भी होते थे, कभी मोटिवेशंस भी होते थे कि अच्छा कर लो। तो मतलब बहुत हर्डल्स भी फेस किए हैं और बहुत सक्सेस कुछ कुछ भी फेस किया हुआ है। सो मतलब एवरेज जैसे किसी बच्चे का देखा जाए, जो एक बिगनर बच्चा होता है जो जेई की प्रेप स्टार्ट करता है, तो वैसा ही कुछ था। तो आर्यन आपने ये ही क्यों चूज किया कि जेई करना है? व्हाट वाज द मोटो? मोटो बिहाइंड जेई वाज दैट, मतलब मैंने 6-7 पे डिसाइड कर लिया था कि मैंने आईआईटीज़ के बारे में सुना था कि एक साइंस की भी अलग दुनिया होती है कहीं, जिसको आईआईटीज़ और आईएससी कहा जाता है। तो एज सच तो बेसिकली अगर सच बताऊँ तो मैंने एक इनिशियल स्टेप लिया था पहले 7th क्लास में। बट मैंने एक फिज़िक्स की बुक उठाई थी और पहला चैप्टर जो था यूनिट एंड डायमेंशन, तो वो पढ़ा था। लेकिन तब जो था एकदम फ्लो flew over my mind, so I dropped the prep and I began from 11th class. And second reason was my huge interest in mathematics. Since I had always huge interest in mathematics, and I love to solve the problems, so I decided to pursue JEE in my career. तो आर्यन आपने कौन कौन सी बुक्स रेफर की थी? बुक्स मैंने जो रेफ़र की थी वो बेसिकली फ़िज़िक्स में HC वर्मा सर की बुक थी और DC पांडे, ये दो बुक्स मैंने थोड़ी रेफ़र की थी। मैथमेटिक्स में मैंने एज सच कोई अलग से बुक रेफ़र नहीं की थी। जो सर ने मुझे मटेरियल्स दिए थे, जो भी क्वेश्चंस मुझे शेयर किए, मैंने वो किया था। और एंड टाइम पे कैलकुलस के लिए स्पेशली मैंने एक ब्लैक बुक थी विकास गुप्ता की, वो मैंने फॉलो की थी। और जो केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में तो एज सच ऑर्गेनिक में मैंने स्पेशली फॉलो किया हुआ है MS चौहान सर की बुक, और बाकी दो के लिए इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए मैं NCERT रेफ़र किया था। आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा था? चैलेंजिंग सब्जेक्ट मेरे लिए वन एंड ओनली केमिस्ट्री था। हालांकि लोगों के लिए वो सरल होता है, लेकिन मेरे को जो था बहुत दिक्कतें होती थी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो फार्मूलेज होते थे, रटना है, रिएक्शंस रटने हैं, वो थोड़ा दिक्कत करता था। उसके अलावा भी हट के जब जो एक्सेप्शंस आते थे इनऑर्गेनिक में, दे आर लाइक मतलब क्या आ गया। तो आप जैसे केमिस्ट्री और बाकी सब सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाते थे? केमिस्ट्री हाँ, शॉर्ट नोट्स में बनाता था। केमिस्ट्री के लिए ही बनाता था सिर्फ, जस्ट टू मतलब रट्टा मारना है। जैसे हमको नाम, रिएक्शंस के नाम और छोटे छोटे जो बेसिक रिएक्शंस थे वो मैं लिख लेता था, ऑर्गेनिक के जो भी थे। और आपका टेस्ट टेम्परामेंट कैसा रहता था? मतलब किस वे में आप टेस्ट परस्यू करते थे? शुरू में तो जो सब्जेक्ट टेस्ट होते थे, बेसिक चैप्टर वाइज होते थे, वो तो मैं अटेम्प्ट करता था। मतलब वो ऐसा स्किप नहीं होते थे, क्योंकि उस समय ऐसा था कि दीज आर नॉट द फाइनल रिजल्ट्स दैट वी आर गेटिंग इन आवर जर्नी। बट जब हमारे मेन टेस्ट स्टार्ट होने लगे, फुल टाइम टेस्ट, तब क्या हुआ कि शुरू के 1-2 टेस्ट के बाद मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ था बीच में। तो वो फेज़ आया था एक, जो मैं टेस्ट देना छोड़ दिया था बीच में। तो वो एक चीज़ था। लेकिन बाद में मैंने मतलब टेस्ट क्या है ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर आपने कोई तैयारी की है और अपने आप को इवेल्युएट करना है किसी बेसिस पे कि हमने कितना सीखा है, तो वो बताता है। तो मैंने शुरू में तो देना छोड़ दिया, बाद में मैंने फिर अटेम्प्ट करना शुरू किया। हालांकि लो मार्क्स तब भी आए, लेकिन मैं अटेम्प्ट करते गया। इनफैक्ट मेरा जो परसेंटाइल में इंक्रीज़ आया था, जो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट में था, हमारे टाइम पे 4 जेई मेंस के अटेम्प्ट हुए थे, लास्ट वाले में मेरा ह्यूज इंक्रीज़ आया था। वो जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट के ही कारण आया था। सर ने मेरे को कंटिन्यूसली 30 दिन मैंने NTA के टेस्ट दिए कंटिन्यूसली। वो उतना मैंने पूरी जर्नी में नहीं किया था वैसे टेस्ट। तो कंटिन्यूसली 30 दिन इतने टेस्ट दिए कि टेस्ट देने का तरीका पता चल गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में, कि टेस्ट देना कैसे है। तो वो मुझे पता लगा था, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल दैट स्टफ।
तो आप टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस वगैरह कुछ करते थे? हाँ करता था, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि पहले मैं ना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहा था कि फुल टाइम उठाया और 3 के 3 घंटे मैंने फिज़िक्स को दिए, कभी कभी 3 के 3 घंटे मैंने केमिस्ट्री सॉल्व किया, कभी 3 के 3 घंटे मैंने मैथ सॉल्व किया। तो जैसे एनालिसिस ऐसे करता था कि मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन जो था ये मुझसे बनना था, मैंने जल्दबाजी में इसको गलत कर दिया, तो ये जो हमको मार्क्स मिल रहे होते हैं जो हम खुद से गलती करके आते हैं, इसको सुधारना है अपने को पेस में। और दूसरा ये जो हमको आता ही नहीं है, तो जो आते नहीं थे उन टॉपिक्स में मैं ये देखता था कि चलो ये क्योंकि मैंने हो सका, क्योंकि मेरी 100% प्रेप कभी नहीं रही है सिलेबस की, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैंने हर सब्जेक्ट में मेरा ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने छोड़ रखे थे कि मैं इसको करूँगा ही नहीं, हो ही नहीं रहा था क्योंकि टाइम भी नहीं बचा था तब तक एग्ज़ाम तक। तो मैंने क्या किया था कि वो जो बचे हुए टॉपिक्स थे उनके वो वाले क्वेश्चंस देखे थे जो टेस्ट में पूछे जा रहे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग उठा लेते हैं रोटेशनल मोशन का चैप्टर। रोटेशनल मोशन का चैप्टर में फ्रिक्वेंटली देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आते ही आता है। तो वो एनटीए के टेस्ट में भी मेरे को दिख गया था, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी दिख गया था, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया था अच्छे से, और टॉर्क, ये दो चीज़ में मैं ऐसे, तो फॉर एग्जांपल ऐसे ही ऐसे करके मैंने उन चैप्टर्स के जो मेरे को नहीं आते उनके इम्पोर्टेंट कुछ एनालाइज किया था और मैंने एनालाइज किया था सारी चीज़ें। तो आपका लास्ट में रिवीजन करने का तरीका क्या था? लास्ट में रिवीजन करने का तरीका ये था कि जैसे नेट पे होता था, या तो नोट्स तो हमारे पास होते ही थे, नोट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है जो चैप्टर नहीं आ रहे, नेट से कभी शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लेता था। बहुत सारे साइट्स होते हैं, वो शॉर्ट नोट जेई के शॉर्ट नोट्स मिल जाते थे लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। और मतलब एक मैराथन सीरीज़ चलते रहती है कहीं ना कहीं यूट्यूब वगैरह पे, तो वो देख लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पूरा जो सर अभी करवा रहे हैं वैसे मैराथन्स देखता था, मतलब कि हर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हो जाए ऐसे ही। तो आर्यन, जैसे आपने बोला कि आपका जो टोटल फेज था उसमें बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन्स है, तो उसमें ऐसा कोई फेज था कि एकदम मतलब हो ही नहीं रहा है, गिव अप कर दिया होगा, ऐसा कुछ? हाँ ये तो बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं, ये बहुत बार हुआ है। तो मेजर जब हुआ था तब तो उसी समय हुआ था फुल टाइम टेस्ट के बाद, जब मेरा ड्रास्टिक डिक्रीज़ आ गया था मार्क्स में। स्पेशली वो जेई एडवांस का एक टेस्ट था, तब मैं डिप्रेस हुआ था उसको देने के बाद। तो वो इतना फेलियर था कि मैं रो पड़ा था, मैं अपने पेरेंट्स के सामने रो दिया था। मैं हार मान गया था कि मेरे को करना ही नहीं है ये, मैं ड्रॉप का सोचने लग गया था तब से। मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ था, और तो वो सबसे लोवेस्ट फेज था। मतलब उससे निकलना एक अपने आप में 10-15 दिन का एक वो चाहिए होता था कि फिर कोई समझाए मेरे को, तो फिर मैं वापस री एनर्जाइज तो हुआ। आपने वो मैनेज कैसे किया? आप कैसे उससे मैं निकले? उसको मैनेज किया सबसे पहले तो जो भी दिल में आती है बात, मतलब ये क्या होता है हम लोग का जनरली टीनेज पीरियड होता है ये वाला पीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ों को ना अंदर दबाने की मतलब जो बातें हैं वो दब जाती है, हम नहीं बता पाते। तो ये चीज़ें शेयर करना चाहिए, अगर फील हो रहा है कोई भी चीज़ तो पेरेंट्स से, टीचर से, मेरे तो दो ही थे भाई, पेरेंट्स और टीचर्स, तो मैं उन्हीं से शेयर करता था। तो कभी सर को कॉल कर लिया या सर को पता लग जाता था कि ऐसा हो रहा है तो सर समझाते थे, पेरेंट्स को पता चला, पेरेंट्स मोटिवेट करते थे कि तू एटलीस्ट पीछे नहीं हटना है इन सब चीज़ों से, ये एक चैलेंज है तो चैलेंज जैसे लो, मतलब फेस करो, क्योंकि इसको अगर नहीं भी हुआ तो कोई नुकसान नहीं है हमारा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए। तो ऐसा यही माइंडसेट रख के मैं चलता था कि नहीं भी हुआ तो ठीक, लेकिन अगर मैं दे रहा हूँ किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मैं उसको अपने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करूँ, अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा दूँ उस पर। ऐसे आपके जर्नी में आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स का बहुत बहुत बड़ा बड़ा हाथ है। और जैसे कोई एक ऐसा सोर्स ऑफ मोटिवेशन जहाँ मतलब आप हमेशा रिलाय ऑन कर सकते थे, ऐसा कुछ? सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो ऐसा सच, मतलब मैंने क्या किया था कि उतना तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन था नहीं, लेकिन एक था कि हाँ, अगर जिस चीज़ के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं इतना एफर्ट मार रहा हूँ, वो कोई बुरी चीज़ तो थी नहीं, वो एकदम लाइफ सेटलिंग चीज़ है आज के दिन में देखा जाए तो मैंने वही सोच के अपने आप को एज्यूम किया था कि अगर मैं हर रोज़ की अगर मैं यहाँ गया,
अगर मैं ये ड्रीम पा लिया तो क्या चेंजेस आ सकते हैं करेंटली मैं जो लाइफ जी रहा हूँ और बाद में जो लाइफ जी रहा हूँ, क्योंकि इससे ऐसा और मतलब एक दो थोड़े ये इधर उधर की भी काम किया था मैं फ़ोन का वॉलपेपर चेंज करके आईआईटीज़ का वॉलपेपर लगाता था। तो ऐसा कि मेरे को किसी ने बता दिया था कि रोज़ फ़ोन चलाते हो, रोज़ फ़ोन में देखोगे तो मोटिवेशन आएगा। तो एक दो ये वाली चीज़ें भी की है तांत्रिक वाली। और बाकी आपका ऐसा कोई रिक्रिएशन का मेथड? हाँ, रिक्रिएशन मेथड्स थे, कभी स्कूटी निकाले दोस्तों के पास गए, क्योंकि होना चाहिए। मतलब आप ये क्या है, एक मैराथन है, अगर देखा जाए रेस तो है नहीं, तो बीच बीच में क्या है कि एनर्जी कम होगी, अब अपने आप को एनर्जाइज करना है वापस से, तो कभी दोस्तों के पास गए, या फिर मैं क्या करता था, गाने सुनता था कभी कभी। और गानों में भी मतलब ऐसे नहीं कि मोटिवेशनल सॉन्ग लगा लिया, जो दिल से अच्छा लगे ऐसा गाना, तो गाने सुन लिए। कभी पेरेंट्स के साथ आउटिंग कर लिए, बोले घर में कि हाँ बाहर जाना है थोड़ा, तो ये एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी देना चाहिए। पूरा टाइम मतलब अगर आप कंटिन्यूस स्टडी में लगाओगे तो क्या होता है, कई बच्चे मतलब कम्बरसम जैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब लोड हो जाता है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो थोड़ा सा रीजनरेट मतलब करना, रिक्रिएशन और डिस्ट्रैक्शन के रिक्रिएशन। बीच में एक बाउंड्री हाँ, रखनी बाउंड्री चाहिए। रखनी चाहिए अपने आप, और ये भी नहीं कि मज़ा कर रहे हैं तो रोज़ ही करें। एक स्पेसिफिक टाइमलाइन निकालना है अपने को कि हाँ, अगर मेरे पास हफ्ते में 7 दिन है तो मेरे को सैटरडे या संडे मिल रहा है घूमने के लिए, बाकी 5 दिन तो मेरे लिए बिजी हैं, उसमें मेरे को समय निकालना है। सैटरडे संडे टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद एनालाइज किया, एनालाइज देने के बाद घूमने गए, थोड़ा सा रिक्रिएट किया, बस ऐसे। तो आर्यन, आपका रूटीन क्या रहता था इस पूरे टाइम पे? रूटीन मेरा मतलब क्लास वाइज चेंज हुआ था। 11th में ये था कि हमारा फुल टाइम स्कूल चलता था तब। तब तो सुबह उठे स्कूल गए तो 8 से 2 बजे तक लगभग स्कूल रहता था, तो स्कूल किए, फिर स्कूलिंग के बाद मैं आता था और सो जाता था खाना खा के, क्योंकि थोड़ा सा माइंड रिलैक्सेशन करना भी है। फिर उसके बाद जो है 5 या 6 बजे से हमारी कोचिंग होती थी, तो कोचिंग गए, 3 घंटा वहाँ पढ़े। आने के बाद में क्या होता था कि 8:30 बज जाते थे करीब, तो 8:30 बजा, उसके बाद मैं खाना खाता था, और फिर उसके बाद 3 घंटे बचते थे, 9 से 12। मतलब मैं लेट नाइट भी करता था, लेकिन 9 से 12 टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि उसी में मेरी पढ़ाई हो पाती थी। 9 से 12 में, ये 11th क्लास का मैं बता रहा हूँ। और फिर 12th में क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था। तो घर में ही होते थे, तब मैं मतलब सुबह, तब मैं लेट नाइट स्टडी पे फोकस करता था, क्योंकि दो कैटेगरी के बच्चे ही होते हैं, जिनको एक को तो सुबह पढ़ने होता है, एक रात में, तो रात वाले में से था। तो ये था कि मैं सुबह 10 बजे करीब उठता था, क्योंकि रात में लेट नाइट स्टडी। 10 बजे उठने के बाद नाश्ता वाश्ता किए, 12-1 बजे से मैं फिर पढ़ने बैठता था। तो पढ़ने बैठे, फिर शाम में कोचिंग होती थी, कोचिंग 3 घंटा किया, फिर आके मैं और 6 कोचिंग के बाद मैं 6 घंटे और पढ़ता था। लेकिन इफ़ेक्टिव टू बी इफ़ेक्टिव अगर उसमें मैं बोलूँ तो 3-4 घंटे ही होते रहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो पूरा इफ़ेक्टिवनेस नहीं होता था, 3-4 घंटे इफ़ेक्टिवनेस होता था। 2 घंटा जो नहीं होता था उसमें मैं मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ें ही देखता था सिलेबस के, ऐसे ऊपर से कि केमिस्ट्री बची है तो उसके फार्मूले देख लिए, या कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें याद हो सकती है, वैसे ऐसे निकालता था। तो आपके प्रिपरेशन फेज में ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन जैसा था जो आपको लगा? हाँ, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन था, मतलब मेरे को यूट्यूब की लत लग गई थी तब। अच्छा। नहीं नहीं, तो यूट्यूब में अब भाई है, नोटिफिकेशन आता था फ़ोन में कि दिस चैनल पोस्टेड दिस, दैट चैनल पोस्टेड दैट, तो उसमें नज़र चले जाता था। फिर एक तो सबसे मेजर डिस्ट्रैक्शन हुआ था जब जेई का पेपर आ रहा था, अप्रोच कर रहा था, तब अप्रोच करते टाइम क्या हुआ था कि हम लोग के टाइम पे ना एंटी कोविड आ गया था, तो कोविड के बाद ना वो पेपर पोस्टपोन होते जा रहा था। तो हर चैनल वाले यही काम करते हैं कि अब ये पेपर इतने तारीख को होगा, तो एनटीए ने ये किया, एनटीए ने वो किया, एनटीए अब पोस्टपोन। तो उसी में भिड़ गया था मैं कि पेपर कब होगा, इन स्पाइट ऑफ मेरा तैयारी कब होना है वो, तो उस पर समय निकल गया था मेरा। तो उसको ओवरकम भी मैंने किया, लेकिन ओवरकम मैंने ऐसा किया कि फ़ोन मैंने स्विच ऑफ कर दिया पूरा। स्विच ऑफ इन द सेंस, अब पहले तो सोशल मीडिया तो मेरे पास था नहीं, तो वो डिस्ट्रैक्शन तो अलग है, उस समय नहीं था, बाद में बहुत लाया है।
तो मैंने फ़ोन बंद किया। फ़ोन बंद करने के बाद मैंने देखा कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन से हो जाता था, क्योंकि क्या होता है ना, जनरली हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं फ़ोन साइड में रखे रहते हैं और हम पढ़ रहे हैं, किसी का कॉल आया या कुछ नोटिफिकेशन आया, हमारा नज़र तुरंत जाता है वहाँ। तो वो जो है उसके बाद जो फ्लो टूटता है, तो दैट वाज मैं उसको ओवरकम करने का कोशिश किया था। तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दो जब तक पढ़ रहे हो, फिर बीच में 15 मिनट के लिए खोलो या 15-20 मिनट में फिर चलाए, फिर बंद किए जब दूसरा अपने को सेशन लेना है तब। और बाकी आपने 12th बोर्ड और जेई एग्जाम कैसे मैनेज किया दोनों? मेरे टाइम पे तो मतलब शुरू में तो मेरे को पता था नहीं कि क्योंकि स्कूल्स तो लग नहीं रहे थे और 12th बोर्ड होना है कि नहीं उस समय नहीं पता था, तो हम लोग जेई का ही प्रेप कर रहे थे शुरू से, क्योंकि ये है कि अगर जेई का प्रिपरेशन हो गया तो बोर्ड्स, मतलब बोर्ड्स में हमको क्या है, बस लिखना सीखना है थ्योरी, कि हमको कैसे अपने आंसर को समझाना है, जो हम जेई में करते हैं। तो वही था। तो मैं जो था जनवरी तक मैं कोई तैयारी नहीं किया था बोर्ड्स का एज सच। फेबररी से मैंने उठाया था, मतलब किताबें उठाई थी मेरी। तो मतलब बोर्ड्स में क्या है ना कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उनका एक है सिस्टम कि इस टाइप का क्वेश्चन ही अपने को पूछना है। तो मैंने ना एक ओसवाल पब्लिकेशंस की किताबें आती है, क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, वो मैंने रेफ़र किए थे, लेकिन हालांकि 12th तो हुआ नहीं था, हमारा बोर्ड ही कैंसिल हो गया था, तो वो कुछ यूज़ नहीं आई, फिर मैं वापस जेई के उस पर गया था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम 12th बोर्ड मैं इसको 11th से रिलेट कर लेता हूँ, क्योंकि 11th में मैंने दोनों फेस किया हुआ है, जेई और बोर्ड्स। तो 11th में ऐसा था कि हम पढ़ लेते थे कोचिंग में, कोचिंग की ही पढ़ाई करता था मैं। स्कूल की तभी करता था जब एग्ज़ाम्स अप्रोच हो रहे हैं, जैसे 1 महीना पहले मैं शुरू कर देता था। तो उसमें ऐसा वो ऐसा ही था कि हमने जितना पढ़ा है उसको प्रैक्टिस किए। और जनरली बोर्ड्स में क्या है, एनसीईआरटी पहले तो आपको करनी चाहिए। एनसीईआरटी के बाद किसी को शौक होता है मतलब हाई लेवल क्वेश्चंस करने का, तो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तक जाता है, सीबीएसई के प्रीवियस से क्वेश्चन कर लिए बस हो जाता है उतना। तो मैंने भी वैसे ही किए थे। और मतलब वही है कि कुछ तो सिंक्रोनाइजेशन भी होता है, जैसे मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री जो होती है उसकी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वो तो बोर्ड्स भी कवर हो गया, जेई भी कवर हो गई। फिज़िक्स जो है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा कवर हो जाता है। अब बस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो कोई किताब से उठा के हम पढ़ लिए फिज़िक्स के लिए, बोर्ड्स के लिए एडिशनल। और मैथ्स तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बस मैथ्स में हमको स्टेप लिखना आना है ना। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैथ्स में लिख दिया कि जेई में तो हम ऐसे सीधा वैल्यू ऐड कर दिया 40 + 30 = 70, लेकिन मैथ्स में लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल्स टू 70, नंबर ऑफ ऑरेंज इक्वल 30। तो ऐसे मतलब बस वो सीखना था, तो वो सब भी किया था मैं। और मेरे काफ़ी 11th ग्रेड में लोगों के परसेंटेज गिर जाते हैं, मेरा इंक्रीज़ हुआ था। तो ऐसा यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी मैंने। और बाकी आपके रिजल्ट डे का एक्सपीरियंस क्या था, जिस दिन रिजल्ट आया था जेई का? रिज़ल्ट में तो क्या हुआ था कि मैं इनिशियली जो था मेरे को एक मेरे 4 सेशंस हुए थे यही मेंस के, तो शुरू के 3 में मेरे को उतना कॉन्फिडेंस था नहीं, क्योंकि एक पेपर बहुत पहला ही पेपर दिया था वो बहुत इजी चले गया था, बहुत इजी शिफ्ट में वो परसेंटाइल गिर जाती है। दूसरा बहुत हार्ड हो गया था और तीसरा भी बहुत इजी हार्ड हो गया था। तो मैंने मतलब 4th वाले में, लेकिन क्या था ना अंतर, मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर गए थे, 25 क्वेश्चन पर उसमें करना था सब्जेक्ट में, लगभग मैंने मिनिमम 24 किया हूँ। 24 से 25 क्वेश्चन मैं सारे अटेम्प्ट करके आया था, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं उस समय एक क्लैरिटी थी कि हाँ मैं सही करके आया हूँ कुछ चीज़। मेरे को मेनली दिक्कत केमिस्ट्री में होती थी। केमिस्ट्री में कैसे भी करके मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि 93 या 94 परसेंटाइल से ऊपर तो आ ही जाए कम से कम। बाकी दो में मेरे को कॉन्फिडेंस था, मैथ्स और फिज़िक्स में। तो इतना मैंने कैलकुलेट भी किया था जब आंसर की आई थी एनटीए की, तो मार्क्स में भी मतलब 230 मार्क्स मेरे कुछ बन रहे थे उस समय, तो समझ आ गया था। सो अब ये था कि हाँ वो शिफ्ट हो गई इजी, जब मेरी लास्ट शिफ्ट थी, तो मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा था कि चलो अगर 99 भी नहीं गया तो 99 से ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ ऊपर तो नहीं होगा, कम चांसेस है, नीचे हो सकता है, कितना नीचे होगा ये देखना था। तो मैंने मतलब एज सच एक्सपेक्टेड ही था मेरे को वो रिज़ल्ट जितना भी आया। सो
मतलब खुश था मैं कि चलो इतना तो आ गया कम से कम, क्योंकि वो टच करना भी एक मेरे लिए एक था, एक एम था कि उससे पहले मैं मिनिमम मतलब 97 तक मैं अटका हुआ था, लेकिन जो सडन इंक्रीज आया था, जो मैं लगातार टेस्ट दिए थे मैंने, तो वो एक्सपेक्टेड था। तो जैसे रिजल्ट आ गया तो उसके बाद आपने फिर कॉलेज और ब्रांच कैसे चूज किया? कॉलेज और ब्रांच मैं पहले ये देख रहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कहाँ ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ हालांकि सारे ब्रांचेस में है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को जो इन्फ्लुएंस मिला था लोगों से, मैंने कभी कंप्यूटर साइंस अपने 11th 12th में एक फोर्थ सब्जेक्ट होता है जो लोग लेते हैं, मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था लेकिन मैं छोड़ दिया था वो। तो मेरे को एक्सप्लोर करना था वो फील्ड कि लाइक इतना क्रेज़ क्यों है इसके लिए जो आज के जनरेशन के लोग चुन रहे हैं। तो मैंने कंप्यूटर साइंस ही प्रेफर किया था। तो कंप्यूटर साइंस जब प्रेफर किया था तो मैंने क्या किया कि सारे कॉलेजेस ऑर्डर में मैंने कंप्यूटर साइंस पे ही डाले थे। तो मेरे को फर्स्ट काउंसलिंग से लेके फाइनल काउंसलिंग तक एक ही कॉलेज मिल रहा था, वो था NIT रायपुर कंप्यूटर साइंस, तो मैंने वही प्रेफर कर लिया। ब्रांच आई प्रेफर्ड ब्रांच ओवर कॉलेज। उसके बाद आपका जो कॉलेज के लिए एक्सपेक्टेशन था और फिर वहाँ जाके आपने जो रियलिटी एक्सपीरियंस किया, दोनों में क्या फ्लक्चुएशन था? बहुत फ़र्क था, मतलब मैं तो बहुत सोच के गया था कि ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे प्रोफेसर्स मिलेंगे, प्रोफेसर्स बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और साथ में प्लेसमेंट की तैयारी करूंगा, बहुत कंपनीज आएगी। बट ये हुआ कि वहाँ भी हम गए जब, तो शुरू में मेरी पढ़ाई क्या थी ना, मैं स्कूल जैसा ही पढ़ाई कर रहा था या कुछ हो रहा था या कुछ एक्सप्लोर भी करना है, ये वो भी मैं सोचा था, तो वो हो नहीं पा रहा था। प्रोफेसर्स तो कॉलेज में एक चीज़ तो है, आपको खुद से ही पढ़ना है। ऐसा लगता है कि बीटेक आदमी खुद से ही कर ले, इनका क्या ज़रूरत है लेकिन चलो ठीक है, होता है। तो वो ऐसा चीज़ फेस किया था। और प्लेसमेंट रिगार्डिंग भी कुछ था, ड्रीम था, क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैंने एडमिशन लिया था, NIT रायपुर वाज अमॉन्ग टॉप 5 NITs इन प्लेसमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। बट मैं जब आया तो रिसेशन आ गया IT इंडस्ट्री में, तो इतना ले ऑफ हुआ कि कंपनीज जो थी वो हर जगह लगभग, थोड़ा हर इंस्टीट्यूट, इनफैक्ट IITs में भी डिक्रीज आया था थोड़ा सा। तो मैं समझ गया था उतना चीज़, तो वो एक और हिल गया था प्लेसमेंट को लेके। बट इनफैक्ट ये भी था बीच में कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ये सिचुएशन तक आता है। लेकिन हाँ ये है कि आप अगर कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो तो आपको उसका वैल्यू मिलता है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। ये फ़ायदा होता है IITs, NIT, IIIT, अदर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स का, कि वहाँ उनको कंपनी खुद से आती हैं ऑन कैंपस। बट जो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो प्राइवेट कॉलेजेस में उनको कुछ नहीं, उनको भी मिलती है, बट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज वालों को ही मिलती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज, सम ऑफ द प्राइवेट कॉलेज। और बाकी जैसे कॉलेजेस में क्लब और सोसाइटीज वाला कल्चर बहुत रहता है, तो उसका आपको लेके क्या अप्रोच था? उसको लेके पहले तो अप्रोच था कि देखो, जब भी कॉलेज जाओगे, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में रहोगे, तो सीनियर हमेशा आके बोलेंगे ये रेज्यूमे में अच्छा दिखेगा, ये क्लब डालना है और होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना प्लेसमेंट नहीं होती, ये बोला जाता है। तो हमको भी लगा था कि हाँ ऐसा सीन होगा, तो ज्वाइन तो हम भी क्लब में कर लिए थे सब। और लगभग ऐसा ही 3-4 क्लब मैंने ज्वाइन भी किया और मैंने लाइन से छोड़े भी है सब। तो वो मैनेज नहीं हो पाता था, एंड में तो एकदम छोड़ ही दिया था, थर्ड ईयर के एंड तक तो लगभग सब छूट गए थे। लेकिन क्लब्स एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरे को बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, मैं खुद नहीं, स्पॉन्सरशिप मांगने जाता था, मैं पूरे रायपुर घूम लिया था उस चक्कर में। तो स्पॉन्सरशिप मांग मांग के मैं अपने इवेंट्स कंडक्ट कराया हूँ ऐसे, मतलब। तो एक्सपीरियंस एक होता है, ये भी एक मज़ेदार एक्सपीरियंस है, करना चाहिए। फर्स्ट सेकंड ईयर तो मतलब शुरू के ईयर्स तो बहुत एक्सप्लोरिंग ईयर्स है, मतलब आप जो करना है करो, बाद में आपको खुद डिसीजन लेना है कि अगर मेरा ये मैच हो रहा है रेगुलर नीड्स के साथ या नहीं हो रहा है, तो आपके ऊपर है। तो मेरे नीड्स के हिसाब से वो फुलफिल नहीं हो रहा था, मतलब मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था अदर चीज़ों के लिए, तो मैंने छोड़ दिया था। बाकी आप कर भी सकते हो, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है क्लब्स एंड कमेटी एक्सपोजर के लिए। और बाकी कॉलेज जाके आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हुआ था? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
या पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो ऐसे आपको क्या होता है कि आपके जैसे लोग मिलते हैं वहाँ पे थोड़े, है ना। अब वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप काइंड ऑफ मतलब मोर एक क्या बोलेंगे, फ्रॉम ह्यूमन पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव वैसा डेवलपमेंट में देखो तो मतलब आपके सिमिलर विचार के लोग मिलेंगे, अलग अलग स्टेट्स के लोग आते हैं, तो उनसे जो इंटरेक्शन जो बनता है, उनके कल्चर को जानना कि वहाँ क्या होता है, उनके कल्चर को कभी एक्सप्लोर कर लिए उनके साथ जाके, कभी वो हमारे यहाँ आए, हम भी बताए कि हमारे यहाँ ये होता है ये होता है, साथ में जो डिसीजन बनाना, कुछ भी इवेंट हो गया साथ में पार्टिसिपेट करना, फेस्ट होते हैं कॉलेज के, तो वो एक अलग फील दे रहा था मतलब। तो मतलब मेरे को ये पता चल गया कि ऑन ए कॉमन कैसे मतलब कम्युनिकेट करना है लोगों से, तो वो मेरे में नहीं था पहले, मतलब ऐसा यहाँ तो नहीं था। मैंने वहाँ जाके सीखा कि हाँ कहाँ पे क्या शब्द बोलना है, कहाँ पे कहाँ नहीं बोलना है क्या, तो ये पता चला था। उसके बाद आपको क्या फील होता है कि रोल ऑफ फ्रेंड्स प्रिपरेशन फेज में और कॉलेज में जाके कैसे इवॉल्व होता है? रोल ऑफ फ्रेंड्स इन प्रिपरेशन फेज तो बस इतना ही है कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटिवेट कर सकते हैं, वो ऐसा चाह के आपको पढ़ा नहीं देंगे, या ऐसा चाह के आपको अनटिल अनलेस आपका सेम डोमेन ना हो तब तक। बट कंटिन्यूस मोटिवेशन भी अगर आपको मिल रहा है, या मोटिवेशन भी छोड़ो, अगर आपको रिक्रिएशन भी मिल रहा है उनसे, अच्छा लगता है उनके पास जाके बातें करना, बातें शेयर करना, तो करना चाहिए फिर। लेकिन जब कॉलेज में आते हो तो कॉलेज में बहुत अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स मिलते हैं, तो वो जो है वो आपको एक आइडिया दे देगा कि लाइक हाउ टू सर्वाइव इन वर्ल्ड। मतलब अगर आप अलग अलग कैटेगरी के लोगों से मिलोगे, मतलब इधर उधर से, तो वो मतलब हर टाइप के लोग मिलते हैं, हर टाइप के, तो वो फेस करना भी बहुत अच्छी बात है। और मतलब वो एक उनका रोल ये था, मेरे फ्रेंड्स का रोल, उन्होंने मेरे को जीना सिखा दिया, काइंड ऑफ सर्वाइव। तो आर्यन, जैसे आपका अभी प्लेसमेंट हो गया है पाइन लैब्स में, तो वो जो पूरा प्लेसमेंट का प्रोसीजर रहता है वो कैसे रहता है, और प्लेसमेंट के मतलब हमें पूरा प्रोसीजर जानना है। अच्छा, तो ये होता है कि बेसिकली कॉलेजेस में ना थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए कंपनी आती है, जो इंटर्नशिप्स में हायर करते हैं, इंटर्नशिप में हायर करके वो इंटर्नशिप करवाती है, और उसके बाद वो प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी पीपीओ दे देती है। या तो ऐसे प्लेसमेंट होता है, या तो आप फोर्थ ईयर में जाओगे और सीधा इंटरव्यू देके प्लेसमेंट लगवाओगे। सो मतलब मेरा भी ऐसा कुछ था। अब मेरे मेरे डोमेन में तो था भाई कोडिंग करना है, तो कोडिंग शुरू में देखे, फर्स्ट ईयर तो मैं कुछ किया ही नहीं, फर्स्ट ईयर तो मज़े में निकल गए पूरे। सेकेंड ईयर जो था थोड़ा ये था कि बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला, मतलब उसमें क्या था कि एक चीज़ होती है ईगो, तो उस समय मेरे को था कि अपने परसेंटेज को लेके, CGPA को लेके, तो उसमें जो था मैं ईगो पे ले लिया था कि इतना मेहनत कर रहा हूँ, 9 के ऊपर नहीं जा रहा, 9 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो दे वेर लाइक मतलब 8.7 8.8 ऐसे अटका रहे थे, तो मैंने वो ले लिया था। सेकंड ईयर भी उसी में निकल गया, 2 सेमेस्टर में रह गया। थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर में हमारा स्टार्ट होना था इंटर्नशिप सीजन, मतलब कंपनीज विजिट करना शुरू करती हैं, तो वो विजिट हुई, लेकिन मेरे को ना मतलब मेरी इतनी तैयारी नहीं थी, तो मतलब मैं बैठ तो रहा था टेस्ट में, बट हो नहीं पा रहा था उस समय। सो और प्लस ये भी एक ईगो वाली चीज़ भी थी साइड में कि भाई ये तो नहीं है मेरा। अब मेरे मन में ऐसा हो गया था कि जितना आपका परसेंटेज हाई होगा कंपनी प्रेफर कर लेगी, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज के मैंने सुन रखे थे कि वो ऐसे हायर करती है परसेंटेज बेसिस पर। तो मैंने उस समय रगड़ के पढ़ाई की थी, मतलब वो मतलब उस समय में ब्रांच टॉपर निकल गया उस सेमेस्टर में। सो वो हो गया। फिर उसके बाद मेरा CPI इम्प्रूव हुआ, CPI इम्प्रूव होने के बाद मैंने 6 सेमेस्टर जो था मेरा, 5th मैंने CPI इम्प्रूव किया है, 6 में मैंने कोडिंग की अपनी। कोडिंग करने के बाद जो है 7th सेमेस्टर में कंपनीज आना शुरू हुई प्लेसमेंट्स के लिए। सो ये जो था ये कॉलेज का सबसे मेरा डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपको एक पेशेंस और मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, और अपने आप को भी संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि आपके जो साथ वाले दोस्त हैं कुछ प्लेस हो जाएंगे, आप रह जाते हो, तो वो एक मतलब काइंड ऑफ दुख दे देता है कि यार मेरा भी क्यों नहीं हुआ, उनका हुआ है।
तो ऐसा ही कुछ जर्नी चल रहा था। तो मेरे लगभग मेजोरिटी ऑफ दी मेरे फ्रेंड्स, लगभग 90 से 95% फ्रेंड्स मेरे अगस्त और सितंबर तक में प्लेस हो गए थे। और मैं खुद रिजेक्ट हुआ था कुछ कंपनी से। मैं 3 कंपनीज में रिजेक्ट हुआ हूँ शुरू के जो आए थे, और दे वे लाइक बहुत डिसेंट पैकेजेस थे उनके। तो मैं रिजेक्ट हो गया था। वो भी ऐसे रिजेक्ट नहीं हो रहा था, मैं टेक्निकल राउंड्स क्लियर कर रहा था, मैं आखिरी के 4 राउंड में रिजेक्ट हो रहा था, 3 हो गए। फिर मैंने कुछ डिसाइड किया और फिर फाइनली ये कंपनी आई, मैंने इसके भी राउंड्स दिए, लेकिन इसके राउंड में मुझे था कंफर्म कि अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, या अब हो गया तो हो गया। बट आई वॉज डैम श्योर कि इसमें होना ही है, इसमें होना ही है, क्योंकि मैं ऐसा परफॉर्म करके भी आया था। फिर वो हुआ प्लेसमेंट वहाँ पे। एंड मतलब स्ट्रगलिंग फेज था, फिर उसके बाद थोड़ा गया फेज, फिर मैंने थोड़ा इंजॉय करना शुरू किया, अपने आप को टाइम दिया। अब आखिरी आखिरी समय थोड़ा घूम लेते हैं, तो वही चल रहा था सच। तो प्लेसमेंट ऐसा बड़ी चैलेंज नहीं है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी किया है, कुछ भी किया है ना कॉलेज में, एक नई चीज़ कुछ भी सीखी है तो हो जाएगा। मतलब स्पेशली मैं यही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, आप टॉप IITs NITs का यही फ़ायदा है कि आपको जो है प्लेसमेंट का टेंशन नहीं लेना है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद चल के आ रही हैं। बाकी मैं बाहर भी देख रहा हूँ, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में, मैं या फिर कोई इधर उधर छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन टैलेंटेड होते हैं वो भी, बट वही है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही है। हमारे पास क्या है कि ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो कंपनी जाना आसान हो जाता है। तो मतलब अभी भी मैं बताऊं टू बी ऑनेस्ट, तो रिसेशन का टाइम है, लेकिन हमारे बैच में लगभग अभी एक सेमेस्टर और बचा है, बट 80% लोग प्लेस हो गए, 80% आर प्लेस्ड। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे। तो आपको ज्यादा खुशी कब हुई थी, जब आपका प्लेसमेंट हुआ था तब, या फिर जब जेई का रिजल्ट आया था तब? ज़्यादा खुशी तो नहीं, पहली खुशी होती है। जेई के रिजल्ट पे ज़्यादा खुशी हुई थी मेरे को, क्योंकि ये तो था, मतलब कहीं ना कहीं पता था कि हो ही जाएगा, काइंड ऑफ इसमें श्योरिटी थी। जेई में श्योरिटी नहीं थी कि हो ही होगा कि जाएगा। नहीं होगा। हाँ, तो उस पर ज़्यादा खुशी था मेरे को। तो आर्यन, आपका जो पूरा फेस रहा है वो बहुत ही सब मोटिवेटिंग रहा है, तो लेकिन कभी ऐसा कुछ रिग्रेट रह गया हो कि काश ऐसा कर लेते या वो कर लेते या थोड़ी और मेहनत कर लेते? रिग्रेट है मेरे को, मतलब वो, क्योंकि मैंने क्या किया था कि जब हमारे टाइम पे जेई का बहुत लंबा खींच गया था, वो अगस्त तक खींच गया था जेई मेंस ही, और 4 अटेम्प्ट हो गए थे तब तक। फिर उसके बाद जो है जेई एडवांस का पेपर था। अब वो तो मेन गेम है, वो तो एक ही होता है। तो मैं क्या किया था, जेई एडवांस के लगभग 15 दिन पहले ही मैं पढ़ना छोड़ दिया, 15-20 दिन पहले। 1 महीने का ही गैप था अगस्त से सितंबर में। अक्टूबर 3 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम था, सितंबर था, तो सितंबर के मंथ में मैं पढ़ना छोड़ दिया। तो वो मेरे को लगता है, लेकिन नहीं पढ़ा था, लेकिन जेई एडवांस क्वालिफाई हो गया था। सो लगता है कि उस समय मैं क्या था, सेटिस्फाई हो गया था, थोड़ा सा थक गया था एक जर्नी से, इतनी लंबी जर्नी हो गई थी, थोड़ा सा अब क्या पढ़ूंगा जैसे, तो वो हो गया था। फिर वो मेरे को एक चीज़ आज भी खटकती है कि उस समय अगर थोड़ा भी मेहनत कर लिया होता, थोड़ा सा इधर उधर से पढ़ लिया होता वो 15 दिन में, तो शायद थोड़ा सा स्कोर आता और आई मे भी ना IIT हो सकता था, कि IIT जा पाता। क्योंकि IITs भले IITs है, मैं कंपेयर मतलब नहीं कर सकता, आप कितने भी अच्छे जगह चले जाओ, बट जो एक्सपोजर वहाँ मिल रहा है ना अभी IITs में, वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब वो अभी प्लेसमेंट सीज़न भी नहीं, मतलब प्लेसमेंट सीज़न गिरा हुआ है, लेकिन मैं आपको टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ द टॉप 5 IITs का एक स्टैट बताता हूँ। वहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अभी तक का वहाँ का एवरेज तो लोग फिर भी नहीं मानते, मैं मीडियन पैकेज बता देता हूँ, मीडियन मानते हैं। मीडियन है 48 LPA, सी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जो चल रहा है प्लेसमेंट। सो मतलब, और वहाँ के लोगों से भी मैंने इंटरेक्ट किया हुआ है, तो वो नेक्स्ट लेवल काम करते हैं यार। मतलब पता नहीं क्या कल्चर है, मेरे को भी ये बहुत मतलब तब दुख हुआ था कि ये कल्चर मेरे को जानने का मौका नहीं मिला। तो है मेरे मन में थोड़ा मास्टर्स का, मेरे को IIT ऐसा लग रहा है कि मतलब एक बार एक्सप्लोर करना है करके। और मेरे मतलब अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जॉब एक्सपीरियंस हो जाए 1-2 साल का,
जॉब एक्सपीरियंस होने के बाद मेरे मन में कुछ कुछ चीज़ें चल रही है अमंग दी मास्टर्स की। कंफ्यूज्ड हूँ मास्टर्स में, 2 डिग्रियाँ हैं लेकिन दोनों में से कौन सी परस्यू करनी है, क्योंकि एक तो मैंने सोचा था कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में एमएस का सोच रहा था, और क्योंकि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आई थी मेरे को वहाँ की, और दूसरा जो है वो मैं सोच रहा था आईआईएम से एमबीए करने का। तो ये 2 करियर ऑप्शंस मैं भी सोच रहा हूँ, धीरे से सोच के अब आगे कभी होगा तो बताएंगे। तो आर्यन, आपका जो जर्नी है वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मोटिवेटिंग है, तो आप उनको ऐसा कुछ लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस ये है कि कभी भी जर्नी में जैसे डाउन्स आते हैं तो बैठ नहीं जाना है, मतलब उसको लेके नहीं बैठना है कि हाँ यही मेरा सत्य है, मान लिए और चले गए। तो हम लोग को ये करना है कि जैसे कोई भी ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है मेजर, तो कम्युनिकेट अपने क्लोज लोगों से करो, जिनसे आपकी बनती है, जो आपकी सुने, जो आपको गाइड कर पाए। तो और दूसरा ये कि मतलब कभी भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ का कमी नहीं है, काइंड ऑफ। सो मतलब अगर ये सोचते हैं कि हमसे ये भी नहीं होगा, हमसे ये भी नहीं होगा, जैसे मैंने जेई के फेज़ में भी देखा था आपने, मेरे कई दोस्त साथ में ज्वाइन किए थे, बट ड्यू टू बीच में जो टेस्ट देना बंद कर दिया, कोई डीमोटिवेट हो गया, तो वो वाले फेजेस आते जाते रहेंगे। वो तो इनफैक्ट मैं ये भी बता रहा हूँ, जेई क्लियर करने के बाद आप आईआईटी में भी चले जाओ, मेहनत वहाँ भी है, और आईआईटी से निकलने के बाद भी मेहनत है। ये है, क्योंकि कहीं भी आपको जाना है, ग्रो करना, आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक है मेहनत और दूसरा है लक। लक को भी मैं इक्वली मानता हूँ, ये मैं प्लेसमेंट में भी फेस कर चुका हूँ, ये चीज़ में जेई में भी फेस कर चुका हूँ। जेई में आपका लक तो ऐसे डिसाइड हो जाता है, इजी शिफ्ट आया कठिन शिफ्ट आया, तो उस पर और कितने लोग बैठे हैं। प्लेसमेंट में भी आपका लक फैक्टर होता है कि आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल हो रहा है, कि आप सबसे एंड में देने जा रहे हो, तो मोस्ट चांसेस रहते हैं कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाले होते हैं हो जाता है जनरली। सो हर चीज़ में लक और हार्डवर्क भी आपका मैटर करता है, आप कितना सीखे हो। तो ये 2 चीज़ को लेके चलना है लाइफ में हमेशा, बस। ऑल द बेस्ट आर्यन फॉर एवरीथिंग, एंड मे यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।